ठीक है बच्चे, तो हमने डिपॉजिटरी से स्टार्ट करना है। डिपॉजिटरी का बेसिक मीनिंग जो आपके पास होता है वो आपने कहा कि कुछ जमा कराना। कुछ जमा कराने का मतलब यहाँ पे अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी के शेयर्स होते हैं, कंपनी की सिक्योरिटीज़ होती हैं। सिक्योरिटीज़ में शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो सिस्टम मतलब जिसमें इनपुट और आउटपुट आता है, यानी कि अब जब हम शेयर्स की बात करें तो शेयर्स का ही इन करना है, शेयर्स का ही आउट करना है। डिपॉजिटरी मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पे हम कुछ डिपॉजिट कराते हैं। यहाँ पे हमें क्या डिपॉजिट कराना है? अपने शेयर्स डिपॉजिट कराने हैं। ट्रेडिशनल टाइम में या फिर ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम है ये आपका एक लेटेस्ट सिस्टम टेक्निक है। दूसरा ट्रेडिशनल सिस्टम का एक टेक्निक है जिसमें आपके शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था। कंपनी से अगर कोई पर्सन शेयर्स लेना चाहता है तो उसे फिजिकली कंपनी में प्रेजेंट होकर शेयर्स के लिए एप्लीकेशन देना था। कंपनी के पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, उन सभी एप्लीकेशंस को आपको अपने पास स्टोर करके रखना था। ये आपका ट्रेडिशनल सिस्टम था। उसके बाद अगर हम देखें कि इन सब चीज़ों को जो आपको शेयर सर्टिफिकेट खुद बनाने हैं, आपको ट्रांसफ़र का रजिस्ट्रेशन खुद करना है, शेयर होल्डर्स की लिस्ट खुद बनानी है। हमने इससे पहले कॉल्स वाला चैप्टर किया था, तो कॉल्स में हमने देखा था कि कंपनी के डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी खुद से लिस्ट बनाते थे कि आपने कितना अमाउंट मंगवाना है। आप बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे थे, फिर आप चेक कर रहे थे कि कितने मेंबर्स ने अमाउंट पे कर दिया, कितने मेंबर्स ने अमाउंट पे नहीं किया। तो ये सब आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ रहा था। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रखते थे। ये था आपका ट्रेडिशनल सिस्टम। इसके अपोजिट अगर हम डिपॉजिटरी सिस्टम की बात करें तो डिपॉजिटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिकली अपनी सिक्योरिटीज़ को जमा कराते हैं। अभी आपने कहा डिपॉजिट मतलब जमा कराना। जब हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या फिर आप ऑनलाइन जो वर्ड यूज़ करते हो, ऑनलाइन हम जब अपनी सिक्योरिटीज़ को कहीं पे जमा करा देते हैं और ऑनलाइन ही हम वहाँ से ख़रीदते हैं तो उसे हम कहते हैं ये है हमारा डिपॉजिटरी सिस्टम। 1991 की आपने पॉलिसी पढ़ी होगी बिजनेस एनवायरनमेंट में, जिसमें हमने कहा था बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। तो एक लास्ट जो पॉलिसी आई थी 1991 में, उसमें एक टर्म आई थी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरल का मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण और वैश्वीकरण। ये 3 नई टर्म्स को हमने 1991 की पॉलिसी में चेक किया था। तो इस पॉलिसी में क्या कहा गया कि लिबरलाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया जाना चाहिए, यानी कि बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए। उस एक्सपेंडेड बिजनेस में हमने देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्केट कवर करें, आप इंटरनेशनल मार्केट को कवर करें। इंडियन मार्केट की ग्रोथ को आपको एक्सपोनेंशियल बनाना है, इंडियन मार्केट को आपको डेवलप करना है। अगर आप ये सब करना चाहते हो तो ट्रेडिशनल सिस्टम से आप नहीं कर सकते थे। ट्रेडिशनल सिस्टम में फिजिकल ट्रांसफ़र होता था, यानी कि आपके शेयर्स डिबेंचर्स आप किसी को देते थे, बदले में वो आपको या तो कैश देता था या चेक देता था। आपने अगर एप्लीकेशंस इनवाइट किए तो बदले में आपको कैश मिलता था, जिसको हम एप्लीकेशन मनी कहते हैं। आपने अलॉटमेंट का अमाउंट मंगवाया तो वहाँ पे भी आपके पास या तो कैश आ रहा था या किसी और फॉर्म में आ रहा था, तो वो आपके एम्प्लॉयज़ को यानी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कलेक्ट करना पड़ता था, बदले में सिक्योरिटीज़ देनी पड़ती थी। अगर हम इन सब चीज़ों को खुद ना करके बल्कि ऑनलाइन करें तो ये एक ईजी टास्क था, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में आप बहुत सारे डेटा को एक साथ कलेक्ट कर सकते हो। जब हम एक साथ कलेक्ट करने की बात करते हैं तो इस केस में हम कहेंगे कि ऑनलाइन सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिट कराना, ऑनलाइन ही वहाँ से सेलिंग परचेजिंग करना, ताकि आपकी डिलीवरी जो आपकी सिक्योरिटीज़ की डिलीवरी है वो टाइम पे हो जाए, जो इनएफिशिएंसीज है मार्केट की वो रिमूव हो जाए। अगर आपने किन्हीं एप्लीकेंट्स को शेयर्स नहीं दिए तो उनका अमाउंट टाइमली रिटर्न किया जा सके। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में बैठ के काम करते हो तो आधी चीज़ें आप करते हो, आधी वो आपको खुद बता देता है कि आपके यहाँ पे करेक्शन है। जैसे आप कुछ लिखते हो तो कंप्यूटर आपको बता देता है, उसके नीचे लाइन आ जाती है जिगजैग वाली कि ये आपने स्पेलिंग गलत डाली है। सेम केस जब हम हैंडी काम कर रहे हैं, अपने हाथ से लिख के कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी
मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन ऑनलाइन जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे मिस्टेक्स आपकी नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती हैं। उसके बाद हमने कहा कि इंडियन मार्केट के जितने भी रिफॉर्म्स थे, ये सबसे मेजर रिफॉर्म था जिसमें हमने स्टॉक मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की बात की। अपनी स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि आप किस तरह से अपनी बच्चे एक सेकेंड होल्ड कीजिए। फिर हमने स्टॉक मार्केट में देखा कि हम किस तरह से मार्केट को इजी वे में कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमने सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम कहेंगे कि 1991 की पॉलिसी आई थी, उसमें एलपीजी आया था। तो एलपीजी ने इंडियन मार्केट को डेवलप करने की बात की। फिर उसमें कहा गया कि सेटलमेंट का टाइम, यानी कि सेलिंग और परचेजिंग का जो टाइम था, सिक्योरिटीज़ को खरीदने बेचने का टाइम, यहाँ पे हम उस टाइम को कहेंगे कि एप्लीकेशंस को इनवाइट करना, फिर उनको चेक करना कि किन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, किन को रिजेक्ट किया जाना चाहिए। उसके बाद जिनको हमने एक्सेप्ट किया है उन एप्लीकेशंस को हमने शेयर्स अलॉट करने हैं। शेयर्स अलॉट करने के बाद हमने उनकी अलॉटमेंट मनी रिसीव की है। उसके बाद हम कॉल्स डिमांड करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था। उससे पहले आपको प्रोस्पेक्टस भी प्रिपेयर करना है, डायरेक्टर्स भी अपॉइंट करने हैं। इन सारे कामों में जितना भी टाइम लगता था उसको हम सेटलमेंट पीरियड कहते हैं। ट्रेडिशनल टाइम में ये सेटलमेंट पीरियड भी बहुत ज़्यादा था। अगर इसके कंपैरेटिवली मैं ऑनलाइन सिक्योरिटीज़ को जमा करा देती हूँ, ऑनलाइन ही कोई एप्लीकेंट वहाँ से शेयर्स ले लेता है, तो ये सारा टाइम आपका सेव हो सकता है, जो कि आपका मॉडर्न मेथड है। इस मॉडर्न मेथड को ही हम कहते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम। बच्चे एक बेसिक सा ओवरव्यू क्लियर हो गया आपको? यस मैम। ठीक है, एक बेसिक सा किया हमने अभी कि ऑनलाइन जब हम सिक्योरिटीज़ को जमा करा रहे हैं, वहीं से डीलिंग कर रहे हैं, तो वो हमारा डिपॉजिटरी सिस्टम है, ट्रेडिशनल से बेटर है। अब जो आपका ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी इन्वेस्टर्स के पास? पहला, उनको जो सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र हो रही थी वो आपकी डिले हो जाती थी। जैसे उसने एप्लीकेशन कब दिया, उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, पहले वो वेट करेगा। वेट करने के बाद अगर उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो ही उसको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, तो अननेसेसरी डिले हो रहा था। दूसरा, अगर शेयर सर्टिफिकेट उसमें वो क्लियर आपको विजिबल नहीं है, कहीं से फटा हुआ है, उसके ऊपर सिग्नेचर प्रॉपर नहीं है, या फिर कोई फेक सर्टिफिकेट आपको दे दिया गया, तो शेयर होल्डर पहले उसको रिसीव करेगा फिर उसको वापस करेगा। अगर ऑनलाइन है तो आप आजकल देखते हो कि इमीडिएटली आप किसी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो, आप रिसीप्ट को इमीडिएटली डाउनलोड कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, यहाँ पे शेयर होल्डर पे डिपेंड करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन वो देगा उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इमीडिएटली आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन पहले ट्रेडिशनल टाइम में ऐसा नहीं था। उसके बाद आपने जितने भी एप्लीकेशंस रिसीव की हैं, जितने फ़ंड्स रिसीव किए हैं, या तो आप उनके फ़ंड की रिसिप्ट दे दोगे। अगर फ़ंड की रिसिप्ट नहीं दे रहे हो तो जिनको आपने शेयर से अलॉट नहीं किए उनके एप्लीकेशन के साथ उनके मनी को रिटर्न करने में भी डिले हो रहा था। उसके बाद अगर आपने कोई नया शेयर सर्टिफिकेट डिमांड किया है, जैसे हमने ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का चैप्टर किया हुआ है, तो ट्रांसफ़र के केस में क्या था, ट्रांसफरी को नया शेयर सर्टिफिकेट अलॉट किया जा रहा था, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा क्योंकि ट्रांसफ़र का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना था। उसके बाद अगर आपका कोई शेयर सर्टिफिकेट फट गया है, गुम हो गया है, चोरी हो गया है, हमने ये पॉइंट भी किया था, तो उस केस में वो कंपनी को एप्लीकेशन देगा। कंपनी एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन करेगी, यानी कि जैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देगी, ऐड दिया जाएगा कि इस पर्सन का, जो कि हमारी कंपनी का सदस्य था, इसका शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया है। तो ये सारा काम करने में भी आपका अननेसेसरी डिले हो रहा था, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट में भी डिले था। और सबसे मेन पॉइंट लास्ट, आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था जिसमें आप लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस और शेयर सर्टिफिकेट को जहाँ पे स्टोर करके रखें। जैसे आपने किसी बहुत बड़े डिपार्टमेंट में देखा होगा, बहुत सारी पुरानी फाइल्स रखी होती हैं। उन फाइल्स में अगर आपको कुछ ढूंढना पड़ जाए, किसी एक कस्टमर की कोई डिटेल ढूंढनी पड़ जाए, तो आपको बहुत सारी फाइल्स ओपन करनी पड़ती हैं। चाहे आपने अल्फ़ाबेटिकली ही क्यों नहीं रखा है, फिर भी आपका टाइम वहाँ पे कंज्यूम होता है। ये सब आपके ट्रेडिशनल
सेटलमेंट मेथड के ड्रॉबैक्स थे जो कि इन्वेस्टर्स फेस करते थे, इन सब को रिमूव करने के लिए हमने एक मॉडर्न सिस्टम बनाया जिसमें हम सारी डीलिंग्स ऑनलाइन कर रहे थे। तो ऑनलाइन इन सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए जो हमने सिस्टम बनाया, उसी सिस्टम को हमने कहा डिपॉजिटरी सिस्टम। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? गर्ल्स यहाँ तक तो किसी को कुछ नहीं पूछना, ये तो सब पुराना ही चल रहा था आपका। अब मॉडर्न मेथड की बात करते हैं। मैंने उसके बाद आपको लिखा हुआ है जंबो ट्रांसफ़र डीड। ट्रांसफ़र डीड हमने पढ़ी हुई है, हमने शेयर सर्टिफिकेट भी पढ़ा हुआ है। शेयर सर्टिफिकेट अभी आपने बताया कि उस पर शेयर होल्डर का नाम होता है, कितने शेयर्स उसको दिए गए हैं, उसका एड्रेस क्या है, कितना उसके शेयर्स पे पेड अमाउंट है, कितना अभी अनपेड है, ये सब डिटेल्स हम लिखते हैं। अब एक शेयर होल्डर का वो सर्टिफिकेट बन गया। ऐसे ही हमारी कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सबको अलग अलग शेयर सर्टिफिकेट हमने दिया, तो बहुत सारे हो गए। इसकी जगह मैं एक ही सर्टिफिकेट इशू कर दूं, एक ही सर्टिफिकेट, यानी कि एक ऐसा मैं, आप फोल्डर जिसको बोलते हो, एक फोल्डर बना दो जिसमें सबके नाम आ जाए। तो जैसे ही आप सर्च का ऑप्शन डालेंगे आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी। तो ऑफलाइन चेक करने से बेटर है ऑनलाइन चेक करना। जैसे आप अपने फ़ोन में सर्च में डाल के चेक करते हो, जैसे आप कॉलेज में कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ के चेक करते हो, सेम केस जंबो सर्टिफिकेट बहुत सारे सर्टिफिकेट्स को एक साथ शो करने का एक तरीका है। ये है जंबो सर्टिफिकेट। दूसरा जंबो ट्रांसफ़र डीड। ट्रांसफ़र डीड हमने पहले पढ़ी है। जब ट्रांसफ़र अपने शेयर्स को किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहता है, यानी ट्रांसफरी को देना चाहता है, तो वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाएगा जिसमें लिखा होगा कि शेयर्स देने वाला कौन है और शेयर्स को एक्सेप्ट करने वाला कौन है, कौन सी कंपनी के शेयर्स हैं, कितना अमाउंट उन पे हो चुका है, किन टर्म्स कंडीशंस पे आप शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो। अगर आपने ट्रांसफ़र डीड बनाई है, जब तक ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी के सिग्नेचर नहीं है वो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जितनी बार भी कंपनी के शेयर्स का ट्रांसफ़र हो रहा है उतनी ही बार ट्रांसफ़र डीड भी बनाई जाएगी। हमने ट्रांसफ़र डीड पढ़ा हुआ है, जितनी बार भी ट्रांसफ़र करना है ट्रांसफ़र डीड आपकी बनाई जाएगी। तो आपको बहुत सारे ट्रांसफ़र्स को रिकॉर्ड करके रखना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। उसकी जगह मैंने जंबो ट्रांसफ़र डीड बनाई। जंबो ट्रांसफ़र डीड का मतलब है कि बहुत सारे ट्रांसफ़र्स को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ही डीड सफिशिएंट है। बहुत सारे ट्रांसफ़र्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन्हें हैंडल करने के लिए एक ही डीड सफिशिएंट है, जिसमें आप बहुत सारे ट्रांसफ़र्स की डिटेल मेंशन कर सकते हो। सेम केस जंबो सर्टिफिकेट, अलग अलग शेयर सर्टिफिकेट आप जिनको देते हो उन सब के स्टोरेज की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप एक फ़ोल्डर की फॉर्म में क्रिएट करते हो जिसको हम जंबो सर्टिफिकेट कहेंगे। बच्चे ये दोनों टर्म्स क्लियर हैं आपको? जंबो ट्रांसफ़र डीड और जंबो सर्टिफिकेट। पहले आप सेपरेट करते थे, अब सेपरेट की जगह आपको कंबाइंड मैनर में उनको सेंड करना है ताकि आप अपने सिस्टम पे कम स्पेस में बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके रख सकें। जैसे ही आप कोई फ़ोल्डर खोलते हैं तो उसमें जो जो डिटेल्स होती हैं वो सारी आपके पास शो हो जाएंगी। सेम केस आपके पास जंबो डीड और जंबो सर्टिफिकेट के साथ फॉलो होगा। उसके बाद जो हमारे पास आता है कि पहले वाले टाइम में आपको फिज़िकली सिक्योरिटीज़ में डील करना था, लेकिन अब इस डिपॉजिटरी सिस्टम में इसको एलिमिनेट कर दिया गया, इसको बिल्कुल हटा दिया गया ताकि इंडियन स्टॉक मार्केट भी इंटरनेशनल मार्केट के साथ कॉम्पीट कर सके। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री मेथड। बच्चे अननेसेसरी मैसेजेस मत डालिए प्लीज़। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में अपना बिजनेस करना चाहते हो तो उस केस में आप अगर डॉक्यूमेंट के बेसिस पे करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। उसके कंपैरेटिवली अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हो, ऑनलाइन मेथड से करते हो, तो आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी अपनी सिक्योरिटीज़ की सेलिंग और परचेसिंग कर सकते हो। जब हम ऑनलाइन करेंगे तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री मेथड। एंट्रियाँ आपने पहले भी की हैं, वो आप अपनी जर्नल में करते थे, अपनी लेजर्स में करते थे, वो आप बाय हैंड करते थे। अब बाय हैंड ना करके आपको ऑनलाइन करनी है। बस एक बार आपको वहाँ पे ये एंट्री करनी है कि इस कंपनी की इतनी सिक्योरिटीज़ हैं, तो इसका मतलब आपने वहाँ पे सेल करने के लिए अपनी सिक्योरिटीज़ दे दी। दैट्स इट।
तो यानी कहीं पे जमा करा दी, ऑनलाइन ही आपको वहाँ से आपका डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ऑनलाइन ही आप उनकी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऑनलाइन ही आपने शेयर्स वहाँ पे जमा करा दिए और वो लोग ऑनलाइन ही आपके शेयर्स को सेल भी कर देंगे और ट्रांसफ़र भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो ये सब जो आप करोगे ये इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री मेथड है। इसमें फिजिकल डिलीवरी ना तो सिक्योरिटीज़ की होगी और ना ही आपके चेक्स या कैश आपका फिजिकली मूव होगा। बच्चे यहाँ तक क्लियर है? गर्ल्स यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। चलिए आगे कर रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में डिपॉजिटरी सिस्टम जो कि 1996 में आया था, ये एक बहुत बड़ा सुधार था ताकि हम इंडियन मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट के साथ इजीली कॉम्पिटिट करने के लिए एबल कर सकें। उसके बाद आपके पास आता है डिपॉजिटरी सिस्टम का मीनिंग। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप सिक्योरिटीज़ की ऐसी ट्रांजैक्शन करते हो जो कि इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं। यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी ना तो सिक्योरिटीज़ की होगी और ना ही उनकी पेमेंट की होगी। इस सिस्टम में पेपर वर्क नहीं था। जो आपके ट्रांजैक्शंस थे उनमें पारदर्शिता आई यानी ट्रांसपेरेंसी आई। सेटलमेंट पीरियड का टाइम इसमें कम लगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना है, फिर हमने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देना है, फिर हमने रजिस्ट्रार के पास उसको उसकी कॉपी सबमिट करानी है, फिर एप्लीकेशन से इनवाइट करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशंस को चेक करेंगे, उनको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर था। ये सारा प्रोसीजर हमारा डिपॉजिटरी सिस्टम में एलिमिनेट हो गया। इसीलिए मैं इसको कह रही हूँ कि सेटलमेंट का पीरियड कम हो गया, शॉर्ट हो गया। और सबसे मेन पॉइंट लिक्विडिटी जो थी, जिसको आप हिंदी में तरलता बोलते हो, लिक्विडिटी आपकी इंक्रीज हो गई यानी कि विनियोग करना आसान हो गया, निवेश करना आसान हो गया। उसके बाद जब आप फिजिकल डिलीवरी कर ही नहीं रहे हो तो इसका मतलब आप ऑनलाइन कर रहे हो, उसी को हम कहेंगे डिपॉजिटरी सिस्टम। अब डिपॉजिटरी सिस्टम में कैसी डीलिंग्स होती है? फर्स्ट केस, डीलिंग के लिए डिपॉजिटरी सिस्टम इन्वेस्टर्स को ऑप्शन देता है कि वो अपनी सिक्योरिटीज़ को जो अब तक फिज़िकल मैनर में थी या फिज़िकल मोड में थी उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा सकता है। और दूसरा ऑप्शन भी है कि अगर किसी इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज़ डिजिटल फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो वो उसको फिज़िकल मोड में भी कन्वर्ट करा सकता है। फर्स्ट केस, आपको अब तक ये पता है कि सिक्योरिटीज़ आपकी नॉर्मल होती हैं, आप अपने शेयर सर्टिफिकेट को देख सकते हो तो ये आपका फिज़िकल है। अगर आप सिर्फ अपने सिस्टम में ही देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली देख सकते हो, तो वो आपका डिपॉजिटरी सिस्टम है। जब हमने फिज़िकल से उसको ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट किया तो हम कहेंगे डीमेटीरियलाइजेशन। हमने ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट किया। जैसे अभी मान लो मैं आपको नोट्स ऑनलाइन दे रही हूँ, तो मैंने पहले मान लो उनको लिखा, वो फिज़िकल मोड में थे। जब मैंने उनकी प्रेजेंटेशन बना के आपको दे दिया तो वो ऑनलाइन मोड हो गया, यानी कि मैंने अपने नोट्स को क्या किया? डीमेटीरियलाइज। वापस जब आपने उसके बदले में कुछ लिख के मुझे आंसर अपनी कॉपी में दिया, जैसे आप लोगों ने असाइनमेंट हाथ से लिख के मुझे दिए, वापस मैंने आपको क्वेश्चन दिया ऑनलाइन, आपने वापस मुझे दिया, अब मैं कहती हूँ नहीं मुझे इसकी हार्ड कॉपी ला के दो। तो इट मीन्स जब हम ऑनलाइन मेथड से वापस ऑफलाइन पे आते हैं, डिजिटल सिक्योरिटीज़ को वापस फिजिकल में कन्वर्ट कराते, तो हम कहेंगे रीमेटीरियलाइजेशन। अगर आप दोनों नहीं याद रख सकते तो सिर्फ एक याद रखना, डीमेटीरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है कि इन्वेस्टर्स अपनी नॉर्मल सिक्योरिटीज़ को ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक मेथड में जब कन्वर्ट कराते हैं तो उसको हम कहेंगे डीमेटीरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़। बच्चे क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलो कोई एक बताओ, कोई एक बच्चा बताओ फटाफट डीमेटीरियलाइजेशन क्या है? हाँ जी बताइए। जब हम ऑनलाइन मेथड से सीधे, हाँ बोलो आरती बोलो। मैम ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट कराते हैं, हाँ, उसको कहते हैं डीमेटीरियलाइजेशन। इतना अगर टिपिकल आपको नहीं याद हो रहा है तो सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन ये चीज़ें आपको बड़ी अच्छे से क्लियर हैं। जैसे आजकल आप शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन करते हो, तो उनके पास जो भी उनकी गुड्स थी ना,
वो उन्होंने वहाँ पे शो कर दी। आप बस उसको टच करते हो, उस फोटो को ही देख के पसंद कर लेते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप ऑनलाइन कर रहे हो। यानी कि उन्होंने सिक्योरिटीज़ को जो उनके पास फिजिकल फॉर्म में है ऑनलाइन डाला हुआ है। जैसे आप अमेज़ोन पे शॉपिंग करो, फ्लिपकार्ट पे करो, तो वहाँ पे आप जैसे ही टच करते हो आपने ऑनलाइन उस चीज़ को मंगाया, यानी कि वो डीमेटीरियलाइज हो गया। ऑफलाइन से ऑनलाइन डीमेटीरियलाइजेशन, उसका अपोजिट किया तो रीमेटीरियल। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। चलो आगे बस एक ही टॉपिक कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स एक तो हमने पहले कहा कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है इनका ऑप्शन दिया जाएगा कि चाहे तो वो अपना सर्टिफिकेट ऐसे ही ले सकते हैं फिजिकल फॉर्म में, वो चाहे तो ऑनलाइन मेथड से यानी डिपॉजिटरी मोड से ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप नई सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो तो वहाँ पे भी डिपॉजिटरी सिस्टम आपको ऑप्शन देता है, इन्वेस्टर्स को ऑप्शन देता है कि या तो आप अपना शेयर सर्टिफिकेट फिजिकली ले लो या फिर डिपॉजिटरी से ले लो। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स ये हुए कि या तो न्यू शेयर्स हैं या फिर एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं। अगर न्यू शेयर्स इशू किए जा रहे हैं तो इन्वेस्टर्स या तो ऑनलाइन ले सकते हैं या ऑफलाइन ले सकते हैं, वो उनकी विश है। नंबर 2, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को ऑनलाइन डालना चाहते हैं तो भी उनकी मर्जी है, चाहे तो वो ऑफलाइन रखें चाहे वो ऑनलाइन रखें। तो यहाँ पे ऑनलाइन को हमने बोलना है डिपॉजिटरी मोड। थर्ड, इन्वेस्टर्स के पास अगर वो डिपॉजिटरी मोड यानी ऑनलाइन मेथड को ऑप्ट करते हैं तो जितने भी उनके बेनिफिट्स हैं, जैसे उनका डिविडेंड, जैसे उनके राइट शेयर्स या राइट इश्यूज, ये सब उनको ऑनलाइन ही अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, कि डिपॉजिटरी में जब आप शेयर्स डालते हो तो वो फंजिबल होते हैं। फंजिबल का मतलब आप उनको इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे ऑनलाइन जब आपने शेयर्स दे दिए तो उन शेयर्स के लिए आपको स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं डालोगे, बस आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए और ऑनलाइन उनको सबमिट करा दिया, तो आप उन शेयर्स को ऑनलाइन मेथड से ही दूसरे डिनोमिनेशन वाले शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में भी ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हो। ये होता है फंजिबल। उसके बाद इन्वेस्टर्स के पास ऑनलाइन मोड में मेथड ऑप्शन है कि वो किसी भी टाइम एग्जिट ले सकते हैं, और एग्जिट लेने पे वो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट जो कि आपके पास रिटर्न फॉर्म में आप देख सकते हो, वो आप किसी भी टाइम कंपनी से क्लेम कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने ऑनलाइन मेथड से डीलिंग करनी है तो इन्वेस्टर को किसी ना किसी के पास जो कि डिपॉजिटरी यानी कि उस ऑनलाइन मेथड से जो लोग काम कर रहे हैं उनके एजेंट्स के पास जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। वो एजेंट्स आपके पार्टिसिपेंट्स कहलाएंगे। ये पार्टिसिपेंट्स आपके बैंक्स हो सकते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो कि सेबी से रजिस्टर्ड होंगे। जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सेबी से रजिस्टर्ड हैं वही लोग, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो लोग सेबी से रजिस्टर्ड हैं वही लोग ऑनलाइन सिस्टम पे काम करने के लिए पार्टिसिपेंट या एजेंट की फॉर्म में काम कर सकते हैं। तो ऐसे पार्टिसिपेंट से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। बिना ऐसे एजेंट या पार्टिसिपेंट से रजिस्ट्रेशन कराए आप इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योरिटीज़ को सेल नहीं कर सकते हो। बच्चे क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। तो लमसम अब एक लास्ट लाइन में हमने लास्ट लाइन में अब हम ये कहेंगे कि डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरफेस है जो कि ये एक ऐसा इंटरफेस है जो कि शेयर होल्डर्स यानी इन्वेस्टर्स और कंपनी के बीच में ऑनलाइन इंटरेक्शन करवाता है। ऑनलाइन ही इनका कम्युनिकेशन होता है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप सारी फैसिलिटीज़ अपनी इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हो और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफ रखना, उनके हितों का ध्यान रखना, उनकी सुरक्षा करना, ये सब डिपॉजिटरी सिस्टम का टास्क है। उसके बाद एक टॉपिक आएगा आपके पास प्लेयर्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, यानी कौन कौन लोग काम करेंगे या क्या क्या कंटेंट्स हो सकते हैं। 4 चीज़ें होंगी। पहला डिपॉजिटरी जो मैंने आपको अभी बताया, दूसरा डिपॉजिटरी के पार्टिसिपेंट जो कि उनके एजेंट्स होंगे जिनके पास इन्वेस्टर को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। तीसरा आपके बेनिफिशियल ऑनर होंगे। बेनिफिशियल ऑनर का मतलब वो इन्वेस्टर जो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। और लास्ट इशूअर होगा, यानी वो कंपनी जो अपनी सिक्योरिटीज़ ऑनलाइन मोड में पहले रजिस्टर कराती है। बच्चे नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको डिटेल में आपको कराऊंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस कि अभी हमने डिपॉजिटरी पढ़ा, इसका मीनिंग पढ़ा, इसकी फीचर्स पढ़ी।
ऑफलाइन सिक्योरिटीज़ को, फिजिकल सिक्योरिटीज़ को ऑनलाइन में कन्वर्ट किया। ऑनलाइन से वापस ऑफलाइन में कर सकते हैं। ऑनलाइन मेथड से आपको कहीं पे भी जाना नहीं पड़ेगा, आपको पेमेंट कैश में नहीं करनी, आपको चेक के लिए नहीं कहीं बैंक में जाना, सारे काम आपके ऑनलाइन होंगे। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना ही हमारा 1991 की पॉलिसी के बाद स्टार्ट हुआ था। ऑनलाइन डीलिंग करना ही हमारा डिपॉजिटरी सिस्टम कहलाता है और इसी को हम पेपरलेस ट्रेडिंग भी कहते हैं। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? यस मैम। ओके बच्चे।